Hello everyone, welcome to Sriram's IAS. I hope everybody is doing good. Things are fine at your place. Let's start with today's session where we'll discuss these articles. हम बात करेंगे उजाला स्कीम के बारे में, उन्नत ज्योति by affordable LEDs for all, enhancing governance the digital way. मेंस के लिए काफ़ी अच्छा आर्टिकल है. रैट होल माइनिंग के बारे में बात करेंगे, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी इट विल वर्क. पेपर 3 से भी कनेक्ट कर सकते हो. नीति आयोग कंप्लीट्स 10 years GS पेपर 2. इंडिया के कॉफ़ी एक्सपोर्ट की बात करेंगे. अगेन यू कैन कनेक्ट इट विद जीएस पेपर 3, पेपर 2 एज वेल. राइट, कॉफ़ी के बारे में पता होना चाहिए तो वो आपके ज्योग्राफी से भी कनेक्ट हो जाता है. सो दिस विल बी अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर टुडे. प्लीज मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस लेक्चर. कमेंट सेक्शन आपके पास है, यू कैन शेयर योर फीडबैक्स एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल. अपनी अटेंडेंस को मार्क कर सकते हो, आपको एक थम्स अप साइन दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी. ठीक है. श्रीराम्स IAS is serving the nation since 1985, so you can trust the quality content that is being shared with you. Now coming to the very first article. इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, सिंपल पहले आर्टिकल पे आते हैं. What the first article is talking about. First article says that इंडिया का जो कॉफी एक्सपोर्ट है in 2024 कैलेंडर ईयर, इस साल में कंट्री ने जो एक कॉफी एक्सपोर्ट में जो नंबर शो किया है वो उसकी बात कर रहे हैं. वी हैव एक्सपोर्टेड कॉफी वर्थ $1.684 बिलियन, जो कि है 45% हायर देन $1.60 बिलियन जो 2023 में हमने एक्सपोर्ट किया था. ठीक है. सो लेट्स डिस्कस दैट. कॉफी की प्रोडक्शन, कॉफी बेसिकली 1600s में बाय बाबा बुडान इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, जो हु प्लांटेड 7 सीड्स चिकमंगलूर कर्नाटका के अंदर. कर्नाटका कॉफी को लेके लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जो कि टोटल जितनी भी कॉफी आती है 70% वो कंट्रीब्यूट करता है. उसके बाद केरला और फिर तमिलनाडु. 70% ऑफ द इंडियाज कॉफी प्रोडक्शन वो एक्सपोर्ट करी जाती है और इंडिया 8th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है. कॉफी थ्राइव करती है ट्रॉपिकल टू सेमी ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर. टेम्परेचर चाहिए 16 से 18 डिग्री और रेनफॉल चाहिए 150 से 250 सेंटीमीटर. जो प्लांट दैट ग्रोज बेस्ट, ये जो प्लांट है कॉफी प्लांट, ये वेल ड्रेन्ड स्लोप्स में अच्छा उगती है कॉफी. लेटराइट सॉइल चाहिए, स्पेशली कर्नाटका के अंदर ये पूरी फेवरेबल एनवायरमेंट्स हैं. कॉफ़ी की अलग अलग वैरायटीज़ हैं. अरेबिका है, रोबस्टा है. अरेबिका की मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसका जो एरोमेटिक फ्लेवर है उसके चलते. और इंडिया की कॉफ़ी बोर्ड है, कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि क्रूशियल रोल प्ले करती है इन प्रमोटिंग द इंडियन कॉफ़ी इंडस्ट्री बाय फोकसिंग ऑन एक्सपोर्ट प्रमोशन, डोमेस्टिक मार्केट डेवलपमेंट एंड इंप्रूविंग द प्रोडक्शन एंड द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. कॉफी बोर्ड जो है इंडिया की, वही मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है. 1942 में इट वाज एस्टैब्लिश्ड. हेडक्वार्टर बैंगलोर के अंदर है. इस बोर्ड में 33 मेंबर्स हैं. चेयरमैन है जो कि सरकार अपॉइंट करती है. इनिशियली इट मैनेज द पूल्ड सप्लाई एंड मार्केटिंग ऑफ कॉफी अंटिल 1995. इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद कॉफी मार्केटिंग एक प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटी बन गई. ओवरऑल वो ये कह रहे हैं कि पहले कॉफी बोर्ड जब ये सेटअप हुई थी, इट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑल द कॉफी दैट इज ग्रोन इन इंडिया. फार्मर हैड टू पूल देयर कॉफी हार्वेस्ट. कॉफी बोर्ड वुड सेल, वुड मार्केट द कॉफी, राइट, कि फार्मर्स को उनका फेयर प्राइसेस मिल जाए. लेकिन 1995 में जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुए उसके बाद कॉफी मार्केटिंग and sales, they were no longer controlled by the coffee board. Instead private companies आ गई and farmers could directly sell their coffee. तो competition हो गया और ज़्यादा profits भी farmer को मिलने लगा. Now although it no longer markets coffee board no longer markets coffee directly, but coffee board focus करता है 3 चीज़ों पे. पहला कि फार्मर्स अपनी क्वालिटी जो है कॉफ़ी की वो इम्प्रूव करें थ्रू रिसर्च एंड सपोर्ट, दे हेल्प देम. इंडियन कॉफ़ी एक्सपोर्ट जो होता है उसको प्रमोट करना इंटरनेशनल मार्केट में, ये भी कॉफ़ी बोर्ड का काम है. एनकरेज करना मोर इंडियंस को टू ड्रिंक कॉफ़ी एंड टू ग्रो द कॉफ़ी मार्केट, ये सारा काम कॉफ़ी बोर्ड का आता है. राइट. नाउ इंडिया का जो कॉफी एक्सपोर्ट ग्रोथ हुआ है 2024 के अंदर, उसके क्या कारण है, ये सारा कुछ आपको लिखना है. मैं पॉइंट्स बता रही हूं, ध्यान से सुनते रहिए और लिखिए साथ साथ. पहला, कॉफी प्राइसेस दे हिट द रिकॉर्ड हाई. देखो, ब्राजील और वियतनाम जैसी कंट्रीज जो मेजर कॉफी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, बैड वेदर होने के चलते दे रिड्यूस देयर सप्लाई. ग्लोबली कॉफी की अवेलेबिलिटी कम हुई, हाई डिमांड बन गई इंडियन कॉफी की, जिससे एक्सपोर्ट बढ़ा. पहली बात. दूसरी बात, यूरोपियन कॉफी बायर्स में भी देयर वाज अ इम्पैक्ट
and the अब यूरोपियन यूनियंस न्यू रूल्स दे बूस्टेड द अर्ली परचेजेस ऑल्सो. सो एक ये दूसरा इम्पैक्ट भी पड़ा. तीसरा, जो वैल्यू है ऑफ ईच टन ऑफ द कॉफी दैट इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया दैट इंक्रीज बाय 37%. फैक्टर्स हैं कि ग्लोबल कॉफी प्राइसेस राइज हुए, इंडिया हमारी जो कॉफी है उसकी क्वालिटी और अच्छी हुई, इट इज मेकिंग मोर डिजायरेबल, इट इज बिकमिंग मोर डिजायरेबल इन द इंटरनेशनल मार्केट ऑल्सो. और इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने में काम किया है, कनेक्शन बनाने में काम किया है विद द बायर्स ऑल्सो. जैसे इटली, जर्मनी, ये मेजर कॉफी इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं. तो इंडिया ने अपनी मार्केट को एक्सपैंड भी किया है और नई मार्केट्स को भी इंक्लूड किया है, लाइक यूएई. सो बाय सेलिंग टू द मोर कंट्रीज ऑब्वियसली आपकी वॉल्यूम बढ़ता है, आपकी वैल्यू भी बढ़ती है. सो दीज वर सर्टेन रीजंस बिहाइंड इट. ठीक है. अच्छा, अगर इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, इफ यू आर फाइंडिंग सर्टेन कोर्सेज लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट इफ यू वांट, जिसमें अगर आपको कोई पॉलिटी में डाउट है, कोई करंट अफेयर के किसी सिंगल टॉपिक को आपको पढ़ना है, सो यू कैन रेफर दीज सेशंस दैट आर अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म and they are definitely going to help you. So do subscribe to the channel and have a look over it. ठीक है. Best of faculties are teaching, so you can refer them. Let's talk about नीति आयोग. नीति आयोग थिंक टैंक जो है सरकार का, इट सेलिब्रेट्स अ माइलस्टोन. 10 साल इन्होंने अपने पूरे किए हैं. नीति आयोग 2015 में एस्टैब्लिश हुआ था. एक प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक है सरकार की, जिसके क्या रोल्स हैं, क्या फंक्शंस हैं. नीति आयोग रिस्पॉन्सिबल है फॉर फॉर्मुलेटिंग दी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, द स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज, ऐसी पॉलिसीज अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स जिनका एम है टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सेंट्रल मिनिस्ट्रीज होती हैं, स्टेट मिनिस्ट्रीज होती हैं, सब साथ में आते हैं, साथ में कोऑर्डिनेशन करते हैं ताकि गवर्नमेंट स्कीम्स का और इनिशिएटिव्स का इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो. तो कोऑर्डिनेशन भी एक इनका फंक्शन है. Organization monitors the progress of the various development programs and evaluates their effectiveness, particularly in relation to sustainable development goals. Basically, क्या कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन नीति आयोग ये मॉनिटर करती है कि अच्छा ये डेवलपमेंट प्रोग्राम का क्या प्रोग्रेस है. मॉनिटरिंग करना, इवैल्यूएट करना, दैट इज अ साइन ऑफ अ गुड गवर्नेंस, राइट. तो एक ये पहलू है इसका. नीति आयोग डेटा को कलेक्ट करती है, एनालाइज करती है, उसी हिसाब से यू कम अप विद इन्फॉर्म्ड पॉलिसी डिसीजंस ऑल्सो, राइट. कि अलग अलग स्टेट्स में क्या एसडीजी इंडिया इंडेक्स का क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है, उस हिसाब से दे फॉर्मुलेट पॉलिसीज, दे मॉनिटर दैट एंड इट हेल्प्स इंडिया टू ग्रो बाय मेकिंग दो स्मार्ट पॉलिसीज, है ना. यू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स अक्रॉस द कंट्री, यू चेक द प्रोग्रेस ऑफ द डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, यू यूज डेटा टू गाइड द डिसीजंस. सो इट इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग इंडियाज फ्यूचर. नाउ हमेशा मन में एक आपको सवाल उठना चाहिए कि प्लानिंग कमीशन तो थी पहले, प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में क्या डिफरेंस है. पॉइंट्स बता रही हूं, लिखना इंपॉर्टेंट है. नाउ प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुई थी? 1950 में, इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद, टू गाइड द इंडियाज डेवलपमेंट. नीति आयोग कब आई? 2015 में. इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया. प्लानिंग कमीशन फोकस करती थी सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग पे, राइट. नीति आयोग फोकस करती है एज अ पॉलिसी एडवाइजर, इट एक्ट्स एज अ पॉलिसी एडवाइजर टू कोऑर्डिनेट द स्ट्रैटेजीज. दूसरी बात. तीसरी बात, प्लानिंग कमीशन की जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लानिंग कमीशन की जो अप्रोच थी ना वो टॉप डाउन थी. डिसीजन सेंट्रल लेवल पे बनते थे, स्टेट्स में पास होते थे. नीति आयोग कहती थी नहीं, हम बॉटम, नीचे से शुरू करो. स्टेट मतलब आप जब हम बॉटम अप्रोच लेते हैं ना वो गलत है. सेंट्रल से, स्टेट से, लोकल लेवल पे आप नीचे से आओ, बॉटम से आओ, लोकल लेवल, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल. तो यूज दिस अप्रोच इन प्लानिंग, राइट. सो दीज आर सम ऑफ द मेजर डिफरेंसेस. नीति आयोग 5 साल का प्लान बनाती थी, 5 ईयर प्लान्स. प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान बनाती है. नीति आयोग डायनेमिक स्ट्रैटेजी है, इट वर्क्स ऑन द फ्लेक्सिबल स्ट्रैटेजीज, करंट नीड्स को एड्रेस करते हुए काम करते हैं. ठीक है. दूसरा सवाल आपके मन में आना चाहिए, सरकार ने प्लानिंग कमीशन को क्यों रिप्लेस किया नीति आयोग के साथ? 2014 में सरकार बनी थी, 2015 में नीति आयोग आई. क्या मन में आया, क्यों रिप्लेस करते हैं प्लानिंग कमीशन को? पहला पॉइंट, प्लानिंग कमीशन क्योंकि सेंट्रलाइज थी, क्योंकि टॉप डाउन मॉडल था उनका, जहां पर डिसीजंस नेशनल लेवल पे बनते थे और स्टेट्स में पास हो जाते थे. ये अप्रोच उन्हें लगा कि इट इज नॉट वर्किंग वेल इन द कंट्री एज डाइवर्स एज इंडिया इज, जहां पर स्टेट्स एंड रीजन्स हर एक के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं. तो नीति आयोग बनाते हैं जो कि फ्लेक्सिबल होगी, जो कि बॉटम अप अप्रोच लेगी,
दैट विल अलाउ द स्टेट्स, द लोकल गवर्नमेंट्स की कंट्रीब्यूट करते हैं डिसीजन मेकिंग में, सॉल्यूशंस लेकर आते हैं जो हर एक की अपनी स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से फिट हो। दूसरा, सेंटर और स्टेट के बीच में और ज्यादा कॉपरेशन को प्रमोट करने के लिए। तीसरा, सिर्फ फंड्स पे फोकस नहीं करना है अपने को। प्लानिंग कमीशन यूज्ड टू एलोकेट द रिसोर्सेज एंड फंड्स टू द स्टेट्स। नीति आयोग का ये था कि विल एक्ट एज अ थिंक टैंक, आइडियाज लेकर आने हैं, स्ट्रैटेजीज ऑफर करनी है, एडवाइस ऑफर करनी है, हाउ यू कैन टैकल इंडियाज इकोनॉमिक चैलेंजेस, सोशल चैलेंजेस, राइट, एंड include everyone in the policy making, right? So that was the idea behind नीति आयोग। ठीक है जी, अब बन भी गई। अब आगे का सोचे, 2030 आने वाला है, 2035 आने वाला है, आने वाले टाइम के लिए हमारे क्या गोल्स हैं? नीति आयोग ने डिटेल प्लान क्रिएट किया हुआ है टू गाइड इंडियाज डेवलपमेंट। वी हैव फोकस, वी हैव गोल्स फॉर 2030, लॉन्ग टर्म विजन है हमारा 2035 का। क्या है? हर एक सेक्टर में आप एनर्जी ट्रांजिशन, 2030 तक इंडिया का क्या एम है? 50% एनर्जी नीड हमें रिन्यूएबल सोर्सेज से पूरी करनी है। पब्लिक हेल्थ को और अच्छा करना है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस पे काम करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ हमारे प्लान अलाइन होने चाहिए, पॉवर्टी खत्म करनी है, एजुकेशन इंप्रूव करनी है। ये सब काम, ये हमारा फ्यूचर के इन सब चीजों में प्लान है। अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है। नीति आयोग इज प्लानिंग टू यूज एआई टेक्नोलॉजी इन वेरियस सेक्टर्स, हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में, अर्बन डेवलपमेंट में। चीजें और ज्यादा एफिशिएंट होंगी, चीजें और ज्यादा एक्सेसिबल होंगी। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? देखो, ये जो भी मैं पॉइंट्स बता रही हूँ, मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आप लिख रहे हो। नहीं लिख रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। भजन कीर्तन की तरह सेशन नहीं सुनो, डू राइट। ठीक है? अच्छा, दिक्कत कहाँ आती है? सोचो, खुद सोचो। डेटा चाहिए ना, जब आपको इन्फॉर्म डिसीजन लेना है तो एक कलेक्टिव डेटा चाहिए, वहां दिक्कत आती है। सी, कलेक्टिंग दो दैट एक्यूरेट डेटा, दैट रिलायबल डेटा, कि मैं प्रोग्रेस को ट्रैक करूं, एक गुड डिसीजन लूं, वहां चैलेंज है। अब दूसरा चैलेंज है, क्योंकि हर एक के अलग अलग इश्यूज हैं, हर स्टेट के अलग स्पेसिफिक नीड्स हैं, तो सारी स्टेट्स इंडिया की इक्वली तो डेवलप नहीं है। कुछ के पास ज्यादा रिसोर्सेज है, कुछ के पास ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और कहीं थोड़ा पीछे चल रही है। सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन द स्टेट्स, एंड टू ब्रिज दिस गैप इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हर रीजन को इक्वली बेनिफिट मिले। यहां दिक्कत आती है। Obviously, you are adopting the new technologies and there are large projects that require money, that require resources. That is also a challenge. अब जब नई चीजें आती हैं, नई टेक्नोलॉजी, नई स्ट्रैटेजी, to adopt with that, worker needs to be trained with the right skills, with the right expertise. That is also a solution, challenge. ठीक है, आगे बढ़े with the next article. रैट होल माइनिंग की बात करने हैं, क्योंकि 3 माइनर्स हैं, दे वर कंफर्म डेड आसाम में, दे वर ट्रैप्ड इन दी रैट होल माइनिंग। रैट होल, ये ऐसे होल दिख रहा है, चूहे का बिल जैसे दिख रहा है ना, इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो, देयर आर डिफरेंट होल्स। सो व्हाट इज रैट होल माइनिंग? लेट्स टॉक अबाउट इट। पहले मैं आपको समझा देती हूँ। एक ऐसा मेथड है कोल एक्सट्रैक्शन का, जिसमें यू गो विद डिगिंग दी स्मॉल टनल्स, यू नैरो टनल्स, आप पिक्चर में भी देख रहे हो। रैट होल, जैसे रैट अपने बरोज को यूज करते हैं, छोटे छोटे पिट्स, दीज पिट्स आर दो स्मॉल एज दोज बरोज। एक ही पर्सन एक टाइम पे फिट हो सकता है। ये मेघालय में बहुत कॉमन है, इट इज वाइडली यूज्ड, जहां पर कोल की जो लेयर्स हैं, दे आर वेरी थिन एंड दे आर फाउंड अंडरग्राउंड ऑल्सो। सो माइनर्स क्या करते हैं, नैरो वर्टिकल पिट्स होते हैं, कहीं पर ऐसे होते हैं। सो देयर इज अ टाइप, मैं टाइप भी बताऊंगी। अब क्या होता है, बैम्बू लेडर्स के चलते आप अंदर जाते हैं इस पिट के अंदर, एंड कोल इज मैनुअली रिमूव्ड यूजिंग सिंपल टूल्स। ठीक है, दैट इज व्हाट रैट होल माइनिंग इज। कोल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम दी नैरो हॉरिजॉन्टल सीम्स, जो कि वाइडली मेघालय में प्रेवलेंट है। सो नैरो पिट्स डग करी जाती हैं इनटू द ग्राउंड, एंड माइनर्स फिर बैम्बूज और लेडर्स के चलते वो कोल सीम तक जाते हैं और फिर उसको मैनुअली एक्सट्रैक्ट करते हैं यूजिंग दीज टूल्स। अब रैट होल के अंदर 2
टाइप्स हैं, एक साइड कटिंग प्रोसीजर और एक बॉक्स कटिंग प्रोसीजर। साइड कटिंग प्रोसीजर क्या होता है? कोल तक पहुंचने के लिए जब आप स्मॉल टनल्स डग कर रहे हो इनटू द साइड्स ऑफ द हिल्स, जब तक कि आप कोल सीम तक नहीं पहुंच जाते, वर्कर स्टार्ट डिगिंग, राइट। बॉक्स कटिंग के अंदर रेक्टेंगुलर ओपनिंग होती है, फ्लैट लैंड है, इट इज क्रिएटेड ऑन फ्लैट लैंड एंड अ डीप वर्टिकल पिट इज डग, 100 से 400 फीट नीचे तक जाता है, कोल सीम तक जाता है। और वंस कोल इज लोकेटेड, फिर हॉरिजॉन्टल टनल्स आर क्रिएटेड फॉर द वर्कर्स टू एक्सट्रैक्ट द कोल। दैट इज व्हाट रैट होल माइनिंग इज। लेकिन सेफ्टी कंसर्न्स, टनल्स बहुत स्मॉल है, पुअर, मतलब वेंटिलेशन देख लो, लैक्स प्रॉपर वेंटिलेशन, स्ट्रक्चरल सपोर्ट नहीं है, सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं है, माइनर्स के लिए अनसेफ है, कोलैप्स हो जाए, फ्लडिंग हो जाए इन पिट्स में, इट विल लीड टू डेथ। और यू आर डिगिंग दीज माइन्स, land, you're causing land to degrade, deforestation, trees are cleared for mining, the waste that is coming from the mining contaminate करता है rivers को, water sources को, it harms the aquatic life, it makes water unsafe for the people, right? बहुत सी local communities हैं, they depend on rat hole mining because they don't have other jobs or other ways to earn the money. These are the challenges, socio-economic challenges हैं। हम कहते हैं बैन लगा दो कंप्लीटली इस पे, पहले लोगों को अल्टरनेटिव लाइवलीहुड तो दो, राइट? बट सी, डिस्पाइट लॉज एंड डिस्पाइट बैन्स, मेनी रैट होल माइंस ऑपरेट इलीगली विदाउट गवर्नमेंट ओवरसाइट ऑल्सो, राइट? और इट रिसीव्स बैकलैश। क्यों? क्योंकि ये जो आप कर रहे हो, इट इज कॉजिंग हार्म टू माइनर्स ऑल्सो एंड टू एनवायरमेंट ऑल्सो। सो रैट होल माइनिंग इज डेंजरस। नाउ व्हाट अबाउट बैन ऑन द रैट होल माइनिंग? सी, एनजीटी imposed बैन ऑन द रैट होल माइनिंग क्योंकि ये लोगों के लिए भी डेंजरस है, एनवायरमेंट के लिए भी डेंजरस है। 2014 में एनजीटी ने ऑफिशियली बैन किया था रैट होल माइनिंग को ड्यू टू द रिस्क दैट इज इन्वॉल्व। फिर ये बैन 2015 में इट वॉज अपहेल्ड क्योंकि दिस प्रैक्टिस वॉज कॉन्टिन्यूड टू कॉज हार्म ओनली, राइट? बहुत से एक्सीडेंट्स होने लगे थे, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होने लगा था। और रैट होल माइनिंग इज वेरी कॉमन इन, मैंने अभी बताया, मेघालय के अंदर, ठीक है? So that was the whole scenario. Let's talk about this scheme, उजाला स्कीम। 2015 में ये स्कीम लेकर आए थे। It has completed a decade, 10 साल पूरे हो चुके हैं, with the distribution of 36.87 करोड़ LED बल्ब, जिसके चलते आपने कम से कम भी 19,153 करोड़, you have resulted in this much electricity saving, in annual electricity savings। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर का डाटा है। 2015 में ये इंडियन गवर्नमेंट ने स्कीम लेकर आई थी जिसको एलईडी बेस्ड डोमेस्टिक एफिशिएंट लाइटनिंग प्रोग्राम भी बोलते हैं, जिसका मकसद है कि आप एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट करें इन ऑल दी हाउस होल्ड्स। इट इज वर्ल्ड की लार्जेस्ट जीरो सब्सिडी एलईडी लैंप डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। क्या होता है स्कीम के चलते? एलईडी बल्ब डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं विदाउट गिविंग एनी सब्सिडी, जीरो सब्सिडी। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा ये मैनेज करी जाती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। थ्रू दिस स्कीम सरकार का एम रहा है टू सेव 85 लाख किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, किलोवाट आवर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कम से कम भी 15,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को प्रिवेंट करना बाय रिप्लेसिंग दी ओल्ड बल्ब्स। एलईडी के साथ रिप्लेस कर रहे हो आप, रिप्लेसिंग दी 77 करोड़ ओल्ड बल्ब्स CFLs विद LEDs, और आपने 3.5 करोड़ LED स्ट्रीट लाइट्स अक्रॉस द कंट्री इंस्टॉल करी हैं। और ये मैटर करता है, ये मैटर करता है। क्यों करता है? क्योंकि LED रिड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी बल्ब, एनर्जी सेव होती है, एनवायरमेंट प्रोटेक्ट होता है, पॉल्यूशन कट डाउन होता है। अच्छा, किसको मिल सकता था ये LED बल्ब? हु ऑल वर एलिजिबल? पहला, कोई भी घर जिसका इलेक्ट्रिसिटी मीटर कनेक्शन हो, उन्हें LED बल्ब मिलता है। Families that are connected to the electricity grid, they are eligible. अब कैसे बाय कर सकते हैं? Either you pay the full amount upfront or you can pay in the monthly installments या by monthly installments पे, ठीक है? जो लो इनकम फैमिलीज हैं, सरकार मतलब उनको भी हेल्प कर रही है। टू रीच दैट द गवर्नमेंट इंक्लूडेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टू डिस्ट्रीब्यूट दीज LED बल्ब्स, राइट? तो इससे बहुत मतलब बिग एनर्जी सेविंग प्रोग्राम रहा है ये, ठीक है? जब एनुअल एनर्जी सेविंग कितनी हुई वो मैंने आपको बताया, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस हुई हैं, कम हुई हैं, वो भी मैंने आपको बताया, राइट? बल्क परचेजिंग करते हैं,
तो by buying LED in the large quantities and using the online bidding, government reduced the price of the LED bulbs also. जो 300-350 का बल्ब पड़ता था वो 70-80 का पड़ा, फैमिलीज के लिए भी अफोर्डेबल हो गया, है कि नहीं? चलिए, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज डिजिटल गवर्नेंस. That is the last article of today's session, but a very important article. In the recent years, India has embarked on an ambitious journey towards digital governance. पर इसके फुल पोटेंशियल को अगर आपको रियलाइज करना है तो अभी और काम करने की जरूरत है. गवर्नेंस क्या है, पहले तो मुझे ये बता दो आप, किस तरीके से यू आर मैनेजिंग द कंट्री, यू आर रनिंग द कंट्री, यू आर रनिंग अ कम्युनिटी, दैट इज गवर्नेंस. डिसीजन लेकर आना, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना, इश्यूज को एड्रेस करना, ये गवर्नेंस है. क्या सिर्फ सरकार का काम है गवर्नेंस देखना? नहीं. ग्रुप्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एनजीओज, डिपार्टमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट, कम्युनिटी लीडर्स, सिटीजन्स, एवरीबडी इज इन्वॉल्व इन गुड गवर्नेंस. और डिजिटल गवर्नेंस का मतलब यू आर यूजिंग टेक्नोलॉजी इन इट टू इम्प्रूव द गवर्नेंस. इंडिया ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस भी दिखाई है. India is transitioning toward digital governments. It is focusing on making government services faster, easier, efficient. Right? See, जिस तरीके से गवर्नमेंट वर्कर्स काम करते हैं, डिजिटल गवर्नेंस इज चेंजिंग दैट वे. राइट? पुराने पेपर वर्क मेथड की जगह यू आर यूजिंग मॉडर्न टूल्स, एप्स, AI, ऑनलाइन सिस्टम्स, जिससे फायदा होगा, बेटर कम्युनिकेशन हो जाएगा, डिसीजंस और ज़्यादा स्मार्ट लिए जाएंगे, वर्कफ्लो भी स्मूथ होगा. सारा कुछ मिल रहा है, फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? फायदा तो हो रहा है. ठीक है, और ये जो फायदा हो रहा है ये सारा लिखा हुआ है यहाँ पर. समझ आ जाता है तो फिर ये केक वॉक है. लेकिन चैलेंजेस भी हैं. कई लोग, कई सेगमेंट्स अलग अलग लेवल पे, दे आर नॉट रेडी फॉर द चेंज, फॉर adopting these new technologies. You need that readiness, you need that enthusiasm, right? Some government workers are not ready to adapt that. कभी कभार क्या होता है, प्रोग्राम्स हैं जैसे कर्म योगी हैं, मतलब they are not seen as tools for real learning. बहुत ज़रूरी है to make sure that training leads to real opportunities for workers. So there is lack of incentives also, you can say. और एक डिजिटल डिवाइड भी है. कहीं पर तो हाई स्पीड इंटरनेट है, कहीं नहीं है. रूरल एरियाज में वहाँ दिक्कत आती है. साइबर सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं, क्योंकि वो चीज़ें ऑनलाइन जा रही हैं तो साइबर अटैक का भी एक थ्रेट रहता है. एंड टेक्नोलॉजी तो आगे हर साल बाद एडवांस होती जाएगी. एवोल्यूशन डिमांड्स ongoing training, upskilling those opportunities. So continuous learning need is also required for the government employees to adapt that technology that sometimes become a hurdle or become a challenge. That was the whole session. I hope things are clear to you. In case any doubt, you can ask me in the comment section. And for more such videos, do subscribe to the channel. This is your mentor Arzu Bakkar signing off. Happy learning. All the best. Thank you.